जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में ममता बनर्जी की लड़ने की फिर से तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के दौरान पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से लड़ने का पुख्ता प्लान बनाया गया। इस बैठक की समाप्ति के बाद भाजपा की ओर से बंगाल बीजेपी की नई कोर कमेटी की घोषणा की गई। इस कोर कमेटी में फिल्म स्टार सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को भी सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी में कुल 24 सदस्य हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी और महासचिव सुनील बंसल, राज्य प्रभारी मंगल पांडे और लकड़ा को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में इस साल बेमौसम बारिश ने किसानों को संकट में डाल दिया है। भारी बारिश से फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वहीं परभनी जिले में 8 तालुका से अत्यधिक बारिश होने से किसानों की कटी हुई और संग्रहित सोयाबीन पानी में डूब गई। कुछ तालुका में सोयाबीन अंकुरित भी हो गए थे, लेकिन बारिश में तैयार फसल खराब हो गई। इसके साथ ही कपास की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा संतरा, नींबू और सीताफल के बागों को भारी नुकसान पहुँचा है। किसान सरकार को तत्काल फसल बीमा के साथ पर्याप्त सहायता की मांग कर रहे। किसान का कहना है कि अगर मदद जल्द नहीं मिली तो आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जिले के किसानों ने सहायता जल्द मिलने के लिए खेतों में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। विश्व के सभी प्रमुख देशों की लाइब्रेरी में हिंदी पुस्तकें आपको मिल जाएगी, किंतु सिर्फ कहानी, कविता या उपन्यास के रूप में ही। कहीं भी आपको विज्ञान तो दूर, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल अथवा समाज शास्त्र की पुस्तकें हिंदी में नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि दिल्ली में भी नहीं। एक बार दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने इसकी शिकायत भी की थी। तब वहाँ के निदेशक का कहना था कि मूल रूप से इन विषयों पर हिंदी भाषा में पुस्तक कोई लिखता नहीं और अनुवाद भी नहीं होता। ऐसे में मेडिकल साइंस से पुस्तकें हिंदी में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह खुशी की बात है कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी में पुस्तकों का तोहफा दिया। और अकेले हिंदी ही नहीं, 9 और भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने का भी भरोसा उन्होंने दिया है। देश में जल्द ही न्यू वेज कोड लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के न्यू वेज कोड लागू करने के बाद प्राइवेट नौकरी करने वालों की टेक होम सैलरी, PF और ग्रेट्युटी पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। बता दें कि इस नए कोड को लेकर अब तक 90% राज्यों में ड्राफ्ट रूल तैयार किए गए हैं। नए वेज कोड में कॉस्ट टू कंपनी को लेकर देश में काफी चर्चा है। एक्सपर्ट का कहना है कि नए कोड के आने से लोगों की मंथली सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन EPF से ज्यादा फंड तैयार होगा। इससे रिटायरमेंट पर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक न्यू वेज कोड में लोगों की बेसिक सैलरी अगर 25,000 रुपये महीना होगी, तभी सालाना इंक्रीमेंट 5% के हिसाब से रिटायरमेंट पर EPF की रकम 1,16,62,366 रुपये हो जाएगी। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट की सरकार बनने के बाद BMC चुनाव की रणनीति तैयार हो रही है। इस बीच नागपुर में भाजपा को झटका लगा है। पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस बाजी मार गई। वहीं भाजपा के हाथ में अध्यक्ष में से एक भी पद नहीं आया। भाजपा को उपाध्यक्ष के 3 पद हासिल हुए। यह चुनाव शनिवार को कराया गया था और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए गए थे। जी हां, आपको बता दें कि खास बात यह भी है कि नागपुर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बानकुले का गिरहनगर भी है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहीं से आते हैं। वहीं नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के 13 में से 9 पदों पर जीत दर्ज की है। वहीं उपाध्यक्ष के 13 में से 8 पदों पर कब्जा जमा लिया है। दिल्ली के शराब घोटाले में पूछताछ के लिए CBI हेडक्वार्टर बुलाए गए मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार बताया है। गुजरात में ओंझा में एक जनसभा को दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की तारीफ की और कहा है कि गुजरात में प्रचार से रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने सारे स्कूल बनाए, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में गजब किया है। कुछ ही दिन पहले वो गुजरात आए थे। उन्होंने कहा था कि गुजरात में हमारी सरकार बनी तो यहाँ भी गाँव-गाँव स्कूल बनाएंगे। अभी उन्हें गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM मोदी को अपील की है कि वो सौरव गांगुली को ICC का चुनाव लड़ने की अनुमति दे। ममता की इस मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता से खेल में राजनीति न करने की बात कही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सौरव गांगुली के मामले में अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान की भी एंट्री करवा दी है। सोमवार को उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी शाहरुख खान को हटा दे और सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। अगर ममता बनर्जी सौरव गांगुली को कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी तो उन्हें सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था। ईरान में बीते कई दिनों से हिजाब के विरोध में प्रदर्शन जारी है। लाखों महिलाएं सड़कों पर है और हिजाब उतारकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिजाब आंदोलन पर एक बयान भी दे दिया है, जिसका ईरानी सरकार ने विरोध किया और इसी के साथ ईरान के राष्ट्रपति ने अराजकता और आतंक को उकसाने के लिए जो बाइडेन को भी दोषी ठहराया है। जी हां, आपको बता दें, राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने रविवार को ईरान में अराजकता, आतंक और विनाश और उकसाने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे देश में अराजकता, आतंक और विनाश को उकसाने के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। फरवरी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के जरिए प्रदेश की तरक्की को दुनिया देखेगी। इसके लिए योगी सरकार खास रणनीति पर काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने के लिए खुद कमान संभाल ली है। इसके लिए उन्होंने 3T फॉर्मूला दिया है। इसके तहत ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदेश ने विकास की जो गाथा लिखी है उसे दुनिया को दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है। मुख्यमंत्री जहाँ सोमवार को अपने आवास पर तीन देशों के राजदूत से मुलाकात की, वह मंगलवार को अमेरिका से आने वाले प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त भी जारी कर दी गई। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने किसानों को ये तोहफा दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का भी शुभारंभ किया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गई। अब 19 तारीख अर्थात बुधवार को मतों की गणना की जाएगी। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में और देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में और देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर मतदान हुआ। कांग्रेस 133 साल में इतिहास छठी बार ये दोहराया गया। और मतदान के दौरान सोनिया गांधी ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा है कि मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मतदान सुबह पीएम नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से सैनिकों के बीच ही दीपावली का त्यौहार मनाते रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो केदारनाथ में चल रहे विकास योजनाओं का अवलोकन करेंगे। बाबा केदार का दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री उसी दिन बद्रीनाथ जाएंगे। रात वहां रुकने के बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ का भी दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ एवं केदारनाथ के दर्शन के लिए आने की संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। देश में जल्द लागू होने वाले नए श्रम कानून में कर्मचारियों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं जो उनके लिए काफी फायदेमंद भी साबित होंगे। नए श्रम कानून के लागू होने से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टेक होम सैलरी, प्रोविडेंट फंड में योगदान और काम के घंटों में अहम बदलाव होंगे। नए लेबर कोड में प्रस्तावित बदलाव से कर्मचारी की रिटायरमेंट फंड और ग्रेचुइटी की रकम में भी इजाफा होगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अनुसार 10 से अधिक कर्मचारी वाली एक निजी कंपनी में एक कर्मचारी 5 साल की सर्विस के बाद ग्रेचुइटी लाभ का दावा करने के लिए पात्र हैं। गुजरात के लोगों के लिए दिवाली के मौके पर राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इस निर्णय से राज्य भर में लगभग 38 लाख लोगों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें प्रति वर्ष 2 LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेगी। राज्य सरकार ने CNG और पाइप प्राकृतिक गैस की कीमतों पर मूल्य वर्धित कर 10% की कटौती करने की भी घोषणा की है। इसके CNG 7 रुपये प्रति किलो और PNG 6 रुपये प्रति स्टैंड क्यूबिक मीटर सस्ता हो जाएगा। ओडिशा में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने धामनगर विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले बीजू जनता दल सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के फैसले के समय पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने नवीन पटनायक नीतीश सरकार के इस कदम को उपचुनाव पूर्व नाटक करार दिया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए मत सुरक्षित करने के मकसद से संविदा नियुक्ति को समाप्त किया है। भाजपा नेता JN मिश्रा ने कहा है कि जब जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी सरकार एक फैसले लेती है। यह उपचुनाव से पहले किए जाने वाले नाटक का एक हिस्सा है। सत्तारूढ़ दल को धामनगर विधानसभा क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में
लगातार डेंगू के केसों में इजाफा हो रहा है। डेंगू मरीज की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है और कई मरीजों की मौत की भी खबरें हैं। अकेले राजधानी पटना में डेंगू के 3500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डेंगू के खिलाफ लड़ाई की कमान संभाल ली है। राज्य में डेंगू के मामलों की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई। पटना के अलावा दूसरे जिलों में भी डेंगू धीरे धीरे पांव पसार रहा है। इतना ही नहीं, डेंगू से कई मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।